है इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, यह वीडियो हमारी इस सीरीज़ का वीडियो 5 है, यानी लास्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम अंडरग्राउंड आरसीसी वाटर टैंक के डिज़ाइन और डिटेलिंग पर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो पिछली कुछ वीडियो की कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर की है वो काफ़ी इन डेप्थ है। पूरी डिज़ाइन और डिटेलिंग एक्सप्लेन की हुई है। वहीं वीडियो में मैंने यह भी बताया कि किस तरह आप अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी हमने किया है। तो वीडियो पूरा देखना, लर्निंग को एंजॉय करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी को पता है कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कंसिडर किया था अंडरग्राउंड टैंक का। उसके डिफरेंट इनपुट्स को सेट किया था, उसके इनपुट्स फिक्स किए थे, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा, कवर्स क्या होगा वाटर टैंक्स में, साइजेस क्या होगी। हम लोडिंग्स कैलकुलेट किए थे लास्ट वीडियो में कि लोडिंग की कितने प्रकार के होंगे और वो किस तरह लग रहे हैं, वहीं उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। टैंक की जो साइजेस हमने कंसिडर की थी वो थी 6 मीटर बाय 6 मीटर बाय 3.6 मीटर। वहीं हमने सॉइल रिपोर्ट पर भी एनालिसिस किया था और उसके अकॉर्डिंगली हमने एसबीसी फिक्स की थी, जो कि 3 मीटर डेप्थ पर 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की हमने एसबीसी फिक्स की थी। लोड कॉम्बिनेशंस पे भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, और उसकी स्टैड मॉडलिंग करके हमने थोड़ा बेस प्रेशर पर डिस्कस किया था। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम बेस प्रेशर से ही स्टार्ट करते हैं। बेस प्रेशर में बेसिकली आपको दो चेक करने होते हैं, एक तो बेरिंग प्रेशर चेक और दूसरा अपलिफ्ट चेक। बेरिंग प्रेशर चेक क्या होता है कि आपकी जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है वाटर टैंक के डाउनवर्ड फोर्सेस के कारण, वो कितना आ रहा है। आपकी जो सॉइल की कैपेसिटी है वो 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर बेरिंग प्रेशर आता है, दैट मीन्स आपकी सॉइल फेल हो गई, तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, जिससे आपकी स्ट्रक्चर इंस्टेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपका जो बेरिंग प्रेशर है, यानी मैक्सिमम जो डाउनवर्ड प्रेशर है, वो आपका एसबीसी से कम होना चाहिए। तो हमने स्टेट में मॉडल किया था, और उसका 3 कंडीशन, जो कि नॉर्मल, फुल और एम्प्टी टैंक, इन तीनों कंडीशन में जो मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर आया वो था 74.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारी एसबीसी की कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इसलिए हमारा जो बेरिंग प्रेशर में के चेक में हमारा जो फाउंडेशन था वो पास हो जाता है। अब जो दूसरा चेक आता है वो अपलिफ्ट चेक आता है। अपलिफ्ट चेक एम्प्टी कंडीशन में किया जाता है। अब अपलिफ्ट चेक को समझाने से पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई करता हूँ। चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक छोटी सी नाव है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 लोगों को कैरी करने की है। वह नाव तब तक नहीं डूबती है जब तक उसमें 2 लोग बैठे होते हैं। वहीं जब उस नाव में 2 से ज़्यादा लोग, यानी 3 या 4 नंबर लोग बैठ जाते हैं, तो वो नाव धीरे धीरे डूब जाती है। अब वो किस कारण से डूबती है, उसका सिंपल लॉजिक है कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बैठ गए इसलिए। बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वो नाव तब तक स्टेबल रहती है जब तक उसमें 2 लोग रहते हैं। यानी जो डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है, जो उस नाव का एरिया जो है, छोटी सी नाव का एरिया, वो फिक्स है। तो जिसके कारण जो डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है वो उस वाटर के कारण जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है उतना ही है या उससे कम है। इसके लिए वो नाव स्टेबल रहती है और ट्रैवल करती है। बट जब 2 से अधिक लोग, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उस कंडीशन में जो डाउनवर्ड प्रेशर होता है, क्योंकि एरिया फिक्स है, छोटी सी नाव का एरिया फिक्स है, तो डाउनवर्ड जो प्रेशर आता है वो बढ़ जाता है। वहीं जो अपलिफ्ट प्रेशर आ रहा है, एरिया फिक्स होने के कारण अपलिफ्ट सेम ही लगा, उतने ही अमाउंट का अपलिफ्ट फोर्स लग रहा होता है, जिसके कारण डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गया अपलिफ्ट की कंपैरिजन में, और आपकी नाव डूब जाती है। वहीं अगर हम 2 से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल कराना है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपली नाव का एरिया बढ़ाना होगा, जिसके कारण हमारी नाव पर जो अपलिफ्ट फोर्स होगा वो भी ज़्यादा लगेगा, जिससे हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करा सकेंगे एकदम आसानी से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपका एरिया बढ़ता है तो आपका फ्लोटिंग फोर्स भी बढ़ेगा, जिसके कारण वह नाव आसानी से तैर सकती है। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारी टैंक पर भी लागू होता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने के कारण हमारे टैंक पे जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा वो ग्राउंड वाटर टेबल के कारण लगेगा। अपलिफ्ट चेक में क्या होता है कि जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो ग्राउंड वाटर टेबल के अपलिफ्ट फोर्स के अगेंस्ट में स्टेबल रहनी चाहिए, उसका हमें ध्यान देना होता है।
तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा मिनिमम प्रेशर होता है, मिनिमम यानी हमारा मिनिमम बेस प्रेशर होगा, वो अपलिफ्ट फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। नाउ जैसा कि हमारा इस प्रॉब्लम में जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे हमने कंसिडर किया है। हालांकि सॉइल रिपोर्ट में ग्राउंड वाटर टेबल इनकाउंटर नहीं हुआ है, बट फिर भी बारिश या ऐसे सीजन में जब ग्राउंड वाटर टेबल राइज होता है तब अपलिफ्ट फोर्स बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने ग्राउंड वाटर टेबल को फिर भी नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे कंसिडर किया हुआ। नाउ हमारी टोटल अंडरग्राउंड वाटर टैंक की हाइट है वो है 3.6 मीटर प्लस 450 mm का हमारा बेस स्लैब है। दैट मीन्स टोटल हाइट हो जाती है 4.05 मीटर। नाउ हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से 1 मीटर नीचे है। 1 मीटर नीचे इसका मतलब जो हमारी जो अपवर्ड प्रेशर है यानी उसका जो हेड है ग्राउंड वाटर टेबल का वो 3 मीटर का होगा। यानी जो अपवर्ड फोर्स आएगा, मैक्सिमम अपलिफ्ट प्रेशर आएगा वो आएगा 30.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। जो मिनिमम प्रेशर था, मिनिमम बेस प्रेशर यानी डाउनवर्ड प्रेशर, जो 3 कंडीशन, फुल कंडीशन, वाटर नॉर्मल कंडीशन और एम्प्टी कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में जो मिनिमम प्रेशर है ऑब्वियसली एम्प्टी कंडीशन में सबसे मिनिमम होगा क्योंकि वाटर टैंक में पानी नहीं, खाली है। तो ऐसे इस कंडीशन में जो सबसे कम प्रेशर था वो हमारा 48.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर था। यानी कि सबसे कम डाउनवर्ड प्रेशर 48.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। नाउ हमारे सबसे क्रिटिकल कंडीशन यानी एम्प्टी कंडीशन में भी हमारा जो स्टेबलाइज फोर्स है यानी डाउनवर्ड जो प्रेशर है वो हमारे अपलिफ्ट प्रेशर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारी टैंक सेफ है। जैसा कि कोड ने मेंशन किया है कि हमारा जो स्टेबलाइज प्रेशर यानी डाउनवर्ड प्रेशर है, आपका जो मिनिमम डाउनवर्ड प्रेशर है वो आपका अपलिफ्ट प्रेशर के कंपैरिजन में 1.25 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। कुछ केसेस में 1.4 टाइम्स भी बताया हुआ है, कोड ने मेंशन किया, जिसका हमने डिस्कशन हमारे वीडियो 2 में किया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया कि किस कंडीशन में आपको जो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.4 की रखनी है। बट हमारा जो अभी नॉर्मल केस है तो इस केस में हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 की है। अभी हमारे केस में जो मिनिमम प्रेशर है वो 48.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है, जो कि हमारे अपलिफ्ट प्रेशर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारी टैंक अपलिफ्ट कंडीशन में भी सेफ है। अगर हमारी जो ग्राउंड वाटर टेबल अगर नेचुरल ग्राउंड पर आ जाता तो उस टाइम पे जो अपलिफ्ट प्रेशर लगता वो 40 किलो न्यूटन का मीटर स्क्वायर का लगता। उस टाइम पे भी जो हमारा मिनिमम बेस प्रेशर है वो 48 पॉइंट है, यानी हमारा 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ज़्यादा है। बट जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोड ने मेंशन की थी 1.25 की, वो अचीव नहीं होगी। दैट मीन्स अगर हमारा जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो नेचुरल ग्राउंड को टच होगा तो हमारी टैंक अपलिफ्ट में सेफ नहीं होगी। नाव जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, नाव कब डूबती है, जो बोट है जो तैर रही है पानी के अंदर, वो कब डूबेगी जब उतने ही एरिया में मैक्सिमम प्रेशर यानी डाउनवर्ड फोर्स बढ़ाया जाएगा। तो हमें भी हमारी टैंक को डुबा कर रखना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया बढ़ाने की जगह पे हमें उसके डाउनवर्ड फोर्स को बढ़ाने की पर ध्यान देना होगा। और डाउनवर्ड फोर्स कब बढ़ेगा, जब हम उसके एलिमेंट्स की साइज़ बढ़ाएंगे। नाउ अपलिफ्ट चेक में हम 3 तरीके से हमारे वाटर टैंक को पास करा सकते हैं, यानी अपलिफ्ट हो रहा है तो उसे पास करा सकते हैं। पहला तो हमें बेस स्लैब की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए मैंने हमारी जो टैंक है उसकी साइज़ 450 mm रखी है, ताकि हमारा जो टैंक है वो अपलिफ्ट में गवर्न ना हो, क्रिटिकल ना हो। जो पहला ऑप्शन आता है वो है कि हमें बेस स्लैब की थिकनेस बढ़ानी होती है। वहीं अगर बेस स्लैब की थिकनेस आप नहीं बढ़ा सकते तो आप क्या कर सकते हो, आप एरिया बढ़ाओ। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, जो आपके बेस स्लैब का जो प्रोजेक्शन है उसके ऊपर सॉइल का बैकफिल होगा, जिसका ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि वो सॉइल भी सबमर्ज हो जाएगी, जिसके कारण उसकी डेंसिटी 18 से 8 पर आ जाएगी। तो जो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा वो सिर्फ 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की डेंसिटी का आएगा सॉइल की, बट वो भी आपको थोड़ा एडवांटेज देगा। तो एरिया बढ़ाने से भी आपका थोड़ा प्रेशर में इजाफा हो सकता है क्योंकि आपके सॉइल का बैक फिलिंग है। वहीं जो तीसरा ऑप्शन आता है उसमें क्या कर सकते हो आप, कि आपका जो बेस स्लैब को टॉप स्लैब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो कॉलम के थ्रू, जिसके कारण टॉप स्लैब का जो वेट है, टॉप स्लैब का जो वेट है वो आपके बेस स्लैब पे ट्रांसफर होगा कुछ अमाउंट में, जिसके कारण आपका जो बेरिंग प्रेशर है वो थोड़ा इंक्रीज होगा अपलिफ्ट प्रेशर की कंपेरिजन में, जिससे आपकी टैंक स्टेबल होने की चांसेस बढ़ जाता। वहीं अगर आपकी टैंक अपलिफ्ट हो ही रही है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप
आपकी टैंक के ऊपर कॉलम कनेक्ट, आपकी टॉप स्लैब और बेस स्लैब को कॉलम के थ्रू कनेक्ट करो और उसके टॉप स्लैब में आपको डेड वेट यानी सैंड फिलिंग यानी गनी बैग्स वगैरह आप रखकर उसके अपवर्ड प्रेशर को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हो। तो कुछ इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपवर्ड प्रेशर को स्टेबलाइज कर सकते हो वाटर टैंक में। तो आई होप आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अपलिफ्ट चेक का समझ आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि किस हिसाब से मैंने बेस स्लैब की थिकनेस कंसिडर की थी। तो चलिए अब बेस स्लैब की डिज़ाइन को समझते हैं। अब बेस स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसके कारण उसमें कितना रेनफोर्समेंट हमें देना होगा, बेस स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्या क्राइटेरिया है, सीयर चेक कैसे करेंगे और क्रैक विड्थ कैलकुलेशन का क्या क्राइटेरिया होगा और कब करना होगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। हमने स्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो तीनों कंडीशन है नॉर्मल, एम्प्टी और फुल कंडीशन में, तीनों में से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा जिस कंडीशन में, उसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में जो हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो 14.7 किलो न्यूटन इंटू मीटर की सपोर्ट के पास है, वहीं 35.1 किलो न्यूटन इंटू मीटर की स्पान में। जेड डायरेक्शन में भी सेम ही मोमेंट आएगी क्योंकि स्क्वायर वाटर टैंक है तो इसके लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर टैंक आएगी। वहीं जो यहाँ पे सपोर्ट के पास मोमेंट आएगी जिसके लिए हमें रेनफोर्समेंट देना होगा वो बॉटम फेस में हमें देना पड़ेगा बेस स्लैब के। वहीं जो स्पान मोमेंट है उसके लिए हमें टॉप फेस में मोमेंट देना पड़ेगा, टॉप फेस में रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा क्योंकि जो आपका जो वाटर टैंक का जो बेस स्लैब है वो एज अ फाउंडेशन एक्ट कर रहा होता है। फाउंडेशन में क्या होता है कि आपकी फाउंडेशन सॉइल के कांटेक्ट में होती है, जितना प्रेशर अपवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आता है उतना ही सॉइल आपका अपवर्ड प्रेशर आपके बेस स्लैब पर अप्लाई करती है। तो हमने चारों मोमेंट्स निकाल लिए दोनों डायरेक्शन की, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ अब उसके मिनिमम रेनफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि टेबल 5 में दिया हुआ है IS 3370 के पार्ट 2 के कि जब आपकी ग्राउंड सपोर्टेड जो टैंक है उसकी लेंथ 14 मीटर से कम होती है तो आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ जो रेनफोर्समेंट है वो 0.24 होगा। वहीं अगर लेंथ 22 मीटर से ज़्यादा होती है तो 0.36% होगा और अगर 14 टू 22 मीटर होती है तो उस कंडीशन में आपको लीनियर इंटरपोलेशन करके मिनिमम रेनफोर्समेंट निकालना होगा परसेंटेज में। नाउ वन मोर थिंग जो कोड ने दिया हुआ है फिगर 2 में, जो सरफेस जोन्स पर उन्होंने कमेंट्री दी है उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपकी अगर बेस स्लैब का थिकनेस 300 mm से कम होता है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आपका थिकनेस 300 से 500 के बीच में होता है तो उस कंडीशन में जो आपकी टॉप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो उसके लिए जो आप कैलकुलेशन करोगे एसटी का, उसमें जो डी की वैल्यू होगी वो D/2 आपको कंसिडर करनी होगी, यानी ओवरऑल डी का आधा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 450 की टैंक है तो उसमें टॉप रेनफोर्समेंट के लिए आपको 225 mm का ही डी कंसिडर करना होगा टॉप रेनफोर्समेंट में। वहीं बॉटम रेनफोर्समेंट के लिए आपको सिर्फ 100 mm का ही डी कंसिडर करके मिनिमम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना होगा। वहीं जो अगर आपकी लेंथ 500 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका जो टॉप में रेनफोर्समेंट आएगा मिनिमम रेनफोर्समेंट, उसमें जो डी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 250 mm आपको कंसिडर करनी होगी। वहीं जो बॉटम रेनफोर्समेंट है मिनिमम रेनफोर्समेंट, उसमें जो आपको डी की वैल्यू है वो 100 mm कंसिडर करनी होगी। और ये जो क्लोज है वो सिर्फ मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए है। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमने हमारी मोमेंट्स को फैक्टर कर दिया है तो हमारी जो फैक्टर मोमेंट आती है जो जेड में टॉप में आती है वो 52.7 किलो न्यूटन पर इंटू मीटर है और बॉटम में 61.1 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। वहीं जो एक्स डायरेक्शन में भी सेम है। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो हमारा 450 - 50 - 6 है। हमें सबसे पहले इन मोमेंट के हिसाब से हमारी जो बेस स्लैब की थिकनेस है वो बराबर है कि नहीं उसे चेक करना होता है। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला लगा के हम बेस स्लैब की थिकनेस चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो बेस स्लैब की रिक्वायरमेंट आई है इन मोमेंट्स के लिए वो 123.7 mm की आई है, जिसके कंपेरिजन में हमारी थिकनेस 394 mm है। दैट मीन्स ओके। अब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमारा मोमेंट जो जेड डायरेक्शन टॉप है उसमें 52.7 है, 52.7 किलो न्यूटन इंटू मीटर के लिए जो हमारी PT की वैल्यू आती है वो 0.08 आती है
और वहीं पीटी मिनिमम हमारा 0.24 है। तो एसटी रिक्वायर्ड अगर हम देखें तो 313 mm² आता है, वहीं एसटी मिनिमम टॉप में 540 mm² आता है। तो हमारा मिनिमम रेनफोर्समेंट ही गवर्न हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 12 का रेनफोर्समेंट 12 डाया का रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे और 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे। तो हमने एसटी जो प्रोवाइड की है वो 1131 mm² की है। अब वो क्यों कर रहा हूँ मैं थोड़ा आगे चल के आपको समझाता हूँ कि इतना हैवी स्टील मैं क्यों दे रहा हूँ। सेम दूसरी डायरेक्शन में भी हमारी जो बॉटम की मोमेंट्स थी जेड डायरेक्शन में वो 61.1 किलोन्यूटन इंटू मीटर की होती है। तो जिसके कारण हमने कुछ इस प्रकार से रेनफोर्समेंट दिया है 12 at 100 सेंटर टू सेंटर सेम हमने दिया हुआ है। और एक्स डायरेक्शन में यानी टॉप और बॉटम में जो हमने जाली दी हुई है वो बेस स्लैब में वो 12 mm एट 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से 1131 mm² का हमने रेनफोर्समेंट बेस स्लैब में दिया हुआ है एक फेस पे, वहीं दूसरी फेस पे भी सेम रखा हुआ है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि इतना हैवी स्टील हमने क्यों दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रैक विड्थ का जो जब हम चेक करते हैं तो कोड ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप क्रैक विड्थ चेक नहीं करते हो तो आपको कुछ टेबल 3 के अकॉर्डिंगली आपका रेनफोर्समेंट का डाया और स्पेसिंग रखना है। इसके लिए हमने जो स्पेसिंग रखी वो 100 की रखी और 12 का डाया यूज किया होता। अगर इसी जगह पे मैं 12 at 150 देता या 10 at 150 देता तो उसमें हमें क्रैक विड्थ चेक करना पड़ता। क्रैक विड्थ चेक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हमें कवर करनी पड़ेगी। तो क्रैक विड्थ चेक पे हम अलग वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो हम थोड़े टाइम बाद अपलोड करेंगे। इसके बाद का शेड्यूल थोड़ा अलग है तो उस वीडियो को आप बाद में देख लेना। बट हमने अभी जो इतना हैवी रेनफोर्समेंट इसलिए ही दिया है ताकि हम क्रैक विड्थ कैलकुलेशन को अवॉइड करें। तो अब हम सीयर चेक करते हैं। सीयर जो चेक होता है वो भी हमें स्ट्रैड मॉडल के थ्रू हमें टाउ भी मिल जाता है। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हमें टाउ भी मिल चुका है, हालांकि ये दोनों डायरेक्शन में सेम ही होने वाला है। तो हमारा जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो 0.19 न्यूटन पर mm² आता है और फैक्टर्ड शियर स्ट्रेस करे तो वो 0.28 न्यूटन पर mm² होता है। वहीं जो हमने पीटी प्रोवाइड किया है वो 0.29% का पीटी हमने प्रोवाइड किया, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो हमारी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ आती है वो 0.39 की आती है न्यूटन पर mm², जो कि 0.28 से ज़्यादा आती है। तो हमारे जो बेस स्लैब है वो सीयर में भी पास हो जाता है और हमने रेनफोर्समेंट भी मोमेंट्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया हुआ है। तो आई होप अभी तक आपको बेस स्लैब का डिज़ाइन समझ आया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिज़ाइन ऑफ वॉल किस तरह किए जाते हैं वाटर टैंक की डिज़ाइन। तो जैसा कि डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल, नाउ अब हमारे कंडीशन में टैंक वॉल की जो साइजेस है वो सिमिलर है, जो लेंथ है दोनों वॉल की, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल की। तो हम सिर्फ एक ही वॉल की डिज़ाइन यहाँ पर चेक करेंगे और वो सिमिलरली दूसरे साइड भी सेम ही होगी। तो हमें जो वॉल होती है उसमें हमें दो मैशिंग देनी पड़ती है, वर्टिकल रेनफोर्समेंट की और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट की। तो हमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करना है और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हम समझते हैं। तो वर्टिकल रेनफोर्समेंट के लिए हमें चाहिए होगा मोमेंट हमें मिलेगी स्टैट प्रो में से। स्टैट के में से जो हमने मॉडल किया था प्रीवियसली उसमें हमने जो मैक्सिमम मोमेंट आई तीनों कंडीशन में, नॉर्मल, एम्प्टी और वाटर फुल कंडीशन में, उन तीनों कंडीशन में जो मैक्सिमम मोमेंट आती है वो 42.3 किलोमीटर इंटू मीटर की आती है। और हमारी वाटर टैंक का जो कवर है वो 50 mm है। तो पीटी मिनिमम जो हमारी वाटर टैंक है क्योंकि 14 मीटर से कम है तो 0.24% का पीटी मिनिमम आता है। अब हमें क्या करना होता है, सिंपली उस मोमेंट को फैक्टर करके जो उसकी एसटी रिक्वायर्ड आ रही है वो आती है हमारी 376.39 mm²। और जो हमारा मिनिमम एसटी है वो 540 mm² का मिनिमम एसटी हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है उससे ज़्यादा हमें स्टील प्रोवाइड करना है। हमने यहाँ पे 12 at 100 सेंटर टू सेंटर का रेनफोर्समेंट, वर्टिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। वर्टिकल कर्टेलमेंट हमने अभी नहीं किया है इस वीडियो में, हम पूरा ही सेम थ्रू आउट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये हमने वर्टिकल रेनफोर्समेंट की कैलकुलेशन कर ली। अब ये जो थी यही सेम रेनफोर्समेंट दोनों फेस पे, वॉल की दोनों फेसेस पे हम प्रोवाइड करेंगे, एक लिक्विड फेस और दूसरी रिमोट फेस यानी जो वो फेस जो सॉइल के कांटेक्ट में, या फिर लिक्विड के सामने वाली जो फेस है वो रिमोट फेस कहते हैं। तो उस फेस, दोनों फेस पे हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो होगा वो 12 at 100 mm सेंटर टू सेंटर का होगा।
ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब आपकी वो फुल कंडीशन होगी उस टाइम पे जो आपका फेस गवर्न होगा वो लिक्विड फेस होगा। वहीं जब एम्प्टी कंडीशन होगी तो उस टाइम पे जब अंदर से वाटर प्रेशर कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे जो आपकी क्रिटिकल कंडीशन होगी उस टाइम पे जो फेस गवर्न होगी वो होगी आपकी रिमोट फेस, यानी कि जो सॉइल के कांटेक्ट में जो फेस है। तो इसके लिए मैं दोनों फेस पे सेम रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब हॉरिजॉन्टल स्टील पर आते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टील की भी प्रोवाइड करने के लिए हमें मोमेंट चाहिए होगी, जो कि हमें स्ट्रैड में से मिल गई। जो मैक्सिमम मोमेंट आई थी वो 20.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर की थी। जो स्ट्रैड में एक्स डायरेक्शन की मोमेंट थी पर्टिकुलर प्लेट के लिए वो 20.9 किलो न्यूटन इंटू मीटर थी, जिसे हमने फैक्टर्ड किया और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा AST आता है वो 190.34 mm² का आता है। नाउ जब आप वॉल होती है उसमें आपकी फ्लेक्सुरल बेंडिंग तो होती है, साथ में डायरेक्ट टेंशन भी होता है। अब डायरेक्ट टेंशन किस कारण से होता है उसको समझते हैं। जैसा कि वाटर फोर्स आपका वॉल पर एक्ट होता है उस टाइम पे आपकी वॉल बाहर की तरफ मूव होती है। तो बाहर की तरफ मूव होने के कारण आपकी वॉल में बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स क्रिएट होता है। तो आपकी उस वॉल का जो बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट देते हो, और शियर जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए आप शियर चेक करते हो। बट जो शियर आपका प्रोड्यूस होता है बाहर की तरफ मोमेंट आ रही है तो आपकी वॉल बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, पर वो जो वॉल है वो साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ की वॉल के साथ कनेक्टेड भी होती है। तो जब आपकी वॉल बाहर की तरफ मूव हो रही होती है उसी टाइम पे वो एक टेंशन फोर्स क्रिएट करती है दूसरी साइड की वॉल के लिए। तो दूसरी साइड में जो टेंशन फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी वॉल बाहर की तरफ मूव हुई तो दूसरी साइड की वॉल होगी वो भी बाहर की तरफ खींचेगी, तो जिसके कारण आपका डायरेक्ट टेंशन उस वॉल में आएगा। आपकी वॉल चारों वॉल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, तो चारों वॉल जब बाहर की तरफ मूव होगी तो वो एक दूसरे को खींचेगी, तो जिसके कारण चारों वॉल में बेंडिंग तो आएगा ही आएगा प्लस डायरेक्ट टेंशन भी आएगा। तो उसे ही डायरेक्ट टेंशन फोर्स कहते हैं, जो कि एक वॉल के बाहर की तरफ मूव होने के कारण दूसरी वॉल में एज अ टेंशन फोर्स की तरह क्रिएट होता है। अब वो जो डायरेक्ट टेंशन होता है वो कितना होता है, फॉर एग्जांपल आपकी शॉर्ट वॉल है वो बाहर की तरफ मूव हो रही है तो उस वॉल का शियर फोर्स जितना आता है वो दूसरी वॉल यानी लॉन्ग वॉल का डायरेक्ट टेंशन होगा। वहीं अगर आपकी लॉन्ग वॉल होती है तो लॉन्ग वॉल आपकी बाहर की तरफ मूव हो रही है तो उस वॉल का लॉन्ग वॉल का जो शियर फोर्स आएगा वो आपकी शॉर्ट वॉल का डायरेक्ट टेंशन होगा। तो आई होप आपको ये डायरेक्ट टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो डायरेक्ट टेंशन जो है हमारे केस में जो डायरेक्ट टेंशन है वो इन शॉर्ट शियर फोर्स ऑफ लॉन्ग वॉल का होगा। तो लॉन्ग वॉल का जो हमारी शियर फोर्स हमारा आया वो कुछ आप जैसा देख रहे हो ये प्लेट है उसमें हमारा जो टाउ भी 0.09 न्यूटन पर mm² का है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा शियर फोर्स आता है वो 37.82 किलो न्यूटन का आता है। ये लॉन्ग वॉल का शियर वॉल है, तो हमारी शॉर्ट वॉल के लिए वो डायरेक्ट टेंशन होगा। अब इसी शियर फोर्स को हमने फैक्टर्ड कर लिया है, तो 56.73 किलो न्यूटन का हमारा शियर फोर्स लॉन्ग वॉल का था, तो वो शॉर्ट वॉल के लिए डायरेक्ट टेंशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, जब आपकी वॉल खिंचाती है तो उस टाइम पे आपका हॉरिजॉन्टल स्टील गवर्न करता है, यानी उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्टील प्रोवाइड करना होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्टील डायरेक्ट टेंशन फोर्स के कारण कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 56.73 किलो न्यूटन के लिए जो हमारा डायरेक्ट टेंशन फोर्स है उसके लिए जो हमारा AST 130.41 mm² की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि आपने देखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट टेंशन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपके वॉल की सेक्शन में दोनों साइड के लिए, यानी रिमोट फेस में भी और लिक्विड फेस में, दोनों फेस में जो दोनों फेस का जो सम है वो 130.41 mm² का रिक्वायरमेंट है। तो हमें पर्टिकुलर फेस में कितना प्रोवाइड करना होगा, तो वो है 50% उसका एक फेस में और 50% दूसरी फेस में, तो उसका आधा हो जाता है 65.2 mm²। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा डायरेक्ट टेंशन फोर्स के कारण आएगा। तो टोटल AST की जो हॉरिजॉन्टल AST की टोटल रिक्वायरमेंट है, पहला होगा बेंडिंग और दूसरा डायरेक्ट टेंशन, यानी बेंडिंग प्लस डायरेक्ट टेंशन के कारण जो हमारी AST की रिक्वायरमेंट आएगी वो 255.5 mm² की आएगी। और जो मिनिमम PT है वो 0.24% अगर देखें तो 540 mm² का मिनिमम PT है। तो हमने हॉरिजॉन्टल स्टील 12 at 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया है, जो कि
754 mm स्क्वायर आता है। तो हमने हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील दोनों प्रोवाइड कर दिया। जैसे वर्टिकल स्टील हमारा दोनों फेस पे आएगा 12/800 सेंटर टू सेंटर का, और जो हॉरिजॉन्टल स्टील है वो 12/150 mm सेंटर टू सेंटर का। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारी फ्लेक्सुरल मोमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डेप्थ हमने प्रोवाइड की वो ओके है या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है MU लिमिटिंग का फॉर्मूले से हम उसकी फ्लेक्सुरल मोमेंट के अकॉर्डिंगली उसकी डेप्थ निकाल सकते हैं। तो उसकी लिमिटिंग जो डेप्थ है वो 103.0 mm है। तो हमने उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया, दैट मीन्स ओके। तो जो दूसरा चेक है वो कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन का है कि आपका जो सेक्शन में आपने जो स्टील दिया है उसकी कितनी कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू जो फोर्सेस आ रहे हैं उसके कंपेयर में। तो सबसे पहले हमने जो ST हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली वो हॉरिजॉन्टल स्टील कितना डायरेक्ट टेंशन रेजिस्ट कर सकता है वो हम चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने टोटल हॉरिजॉन्टल ST प्रोवाइड किया है वो 1508 mm² का प्रोवाइड किया है। अब ये 1508 कैसा है, वो ऐसा है कि आप 754 आपका जो हॉरिजॉन्टल स्टील है वो दोनों फेस पे है। तो दोनों फेस पे जो हॉरिजॉन्टल स्टील है वो 754 mm² है, यानी 754 रिमोट लोकेशन पे और 754 लिक्विड फेस वाली लोकेशन में। तो टोटल मिलकर 1508 mm² का पर्टिकुलर सेक्शन में हमने रेनफोर्समेंट दिया। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप TU1 कैलकुलेट करोगे तो वो 655.98 किलो न्यूटन आता है। वहीं जो हमने हॉरिजॉन्टल स्टील दिया उसकी मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, तो वो आती है 66.27 किलो न्यूटन की। आप कुछ PT वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो MU1 है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से हमारा TU1 आ जाता है और MU1 आ जाता है, और हमारा जो एक्चुअल TU है और MU है उसके कंपैरिजन में जो हमारा रेशियो आता है वो 0.56 का आता है, जो कि 1 से कम है। तो हमारा चेक फॉर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन में भी हमारी टैंक पास हो जाती है। तो ये थे कुछ चेक्स हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट के लिए, चेक फॉर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन और चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। तो ये दो कैलकुलेशन डन होने के बाद, ये दो चेक होने के बाद हम जो रेनफोर्समेंट है वो ऐसा कह सकते हैं कि जो इनफ प्रोवाइड किया। दैट मीन्स हमने जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिया है 12/100 का सेंटर टू सेंटर। अब हमने इसमें भी 12/100 mm सेंटर टू सेंटर इसलिए रखा है ताकि हम क्रैक विड चेक है जो उसे अवॉइड कर सकें। अगर आप इससे कम, अगर फॉर एग्जांपल आप 10/100 का दे सकते हो जिस हिसाब से ST की रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम है, तो उसके कंपेरिजन में आप अगर और इकोनॉमी की तरफ देखोगे तो आप कम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसा कि हमने 450 mm की डेप्थ वॉल की कंसिडर की थी, तो हम रीट्रायल करके उसकी डेप्थ की साइज़ जो 450 की जगह 400 करके या 350 करके चेक कर सकते हैं। जो मोमेंट आती है उसके अकॉर्डिंगली वापस से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने डिज़ाइन किया वो काफ़ी ओवर कह सकते हैं वन टाइप ऑफ। बट हमारा ओवर करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम क्रैक विड चेक अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि एज़ पर द कोड की जो प्रोविजंस है कि इतने mm सेंटर टू सेंटर अगर आपकी स्पेसिंग होती है ये डाया की, तो आप क्रैक विड चेक अवॉइड कर सकते हो। तो दैट्स वाई वी प्रोवाइडेड 12/100 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये डिज़ाइन थी ये साइड वॉल्स की और बेस स्लैब की। जो कवर स्लैब की डिज़ाइन है वो एज अ 2 स्लैब करनी है, जिसे हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं। और बीम की डिज़ाइन भी नॉर्मल बीम जिस तरह हम डिज़ाइन करते हैं उस तरह हमें डिज़ाइन करनी है, तो उसकी भी हम इस वीडियो में डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं। तो ये दो डिज़ाइन जो कि साइड वॉल्स और बेस स्लैब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है वाटर टैंक के लिए, जिसे हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और उसके डिटेलिंग को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, और अगर नहीं भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, यानी जो ये रिपोर्ट है और दूसरे भी कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो मैं आपको हमारी वेबसाइट पर शेयर कर दूंगा। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर समझ सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, डिटेल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तरफ देखते हैं। जैसा कि अंडरग्राउंड का वाटर टैंक का जो सेक्शन है आपको कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें वाटर डेप्थ आप देखोगे 3.3 मीटर की, फ्री बोर्ड 300 mm का है, टॉप स्लैब जो है 200 mm ठीक है, और बॉटम स्लैब जो है वो 450 mm ठीक है, जैसा यहाँ पे डायमेंशंस दिखाए हुए। और वहीं जो आपकी वॉल है वो 450 mm नीचे ठीक है, और टॉप में 300 mm ठीक है। टॉप में जो स्टील आएंगे वो इस तरह प्लेस होंगे, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये ऑटोकैड की ड्राइंग में, कि जो वर्टिकल स्टील है हमारा वो 12/100 mm सेंटर टू सेंटर वर्टिकल स्टील है।
और जो हॉरिजॉन्टल स्टील है वो 12 एट 150 mm सेंटर टू सेंटर। नाउ आप चाहो तो वॉल में रेनफोर्समेंट कर्टेलमेंट कर कर भी प्रोवाइड कर सकते हो। 1.5 मीटर तक आप रेनफोर्समेंट कर्टेल करके चेंज कर सकते हो। हालांकि हमने सेमी प्रोवाइड किया है, आप चाहो तो रेनफोर्समेंट कर्टेलमेंट करके प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर आप रेनफोर्समेंट कर्टेल करते हो तो उसका कुछ स्टेप इस तरह आपको दिखाना पड़ता है ड्राइंग में। और जहाँ पे रेनफोर्समेंट कर्टेल होगा वहाँ पे आपको लेफ्ट लेंथ जितनी डेवलपमेंट लेंथ आती है उतनी आपको लेफ्ट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हो गई साइड वॉल्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी जो हमने प्रोवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बेस स्लैब में आप देख सकते हो कि 450 mm थिक है। अब उसमें जो हमने दोनों फेस पे जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो 12 एट 100 mm सेंटर टू सेंटर है, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है। अब बेस स्लैब के नीचे क्या होता है कि 100 mm थिक पीसीसी होता है जिसे हमें ड्राइंग में दिखाना होता है, और वो 1 GM 4 GM 8 का होता है। वहीं पीसीसी के नीचे भी एक 0.5 mm थिक इम्परमिएबल पॉलीथीन लेयर बिछानी पड़ती है। तो कुछ प्रोसीजर इस तरह होता है कि आपको 0.5 mm थिक इम्परमिएबल पॉलीथीन लेयर बिछाकर उसके ऊपर पीसीसी कास्ट करके और उसके ऊपर बेस स्लैब की कास्टिंग होती है। जो बेस स्लैब है उसमें जो टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट को सपोर्ट करने के लिए चेयर बार्स हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी टॉप रेनफोर्समेंट को सपोर्ट करने के लिए चेयर बार्स प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि 1 मीटर सेंटर टू सेंटर होता है। वहीं चेयर बार का जो डाया वो इतनी होनी चाहिए कि वो टॉप रेनफोर्समेंट को सपोर्ट कर सके। और जो आपकी वाटर टैंक्स होती है उसके साइड्स में हॉन्चेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसा कि आपको ये ड्राइंग में दिख रहा होगा। ये हॉन्चेस आपको देने पड़ते हैं ताकि जब यहाँ पे कॉर्नर में जो स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके कारण यहाँ पे थोड़ी रिलीफ मिले, तो इसके लिए हमें हॉन्चेस यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। और उसमें भी हमें रेनफोर्समेंट देना होता है, कुछ नॉमिनल रेनफोर्समेंट देना होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। और हॉन्चेस की भी साइज़ 300 बाय 300 mm और वर्टिकल और 300 mm हॉरिजॉन्टल जितनी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी 300 या 350 mm जो भी हमें सूटेबल लगे उतना हम दे सकते हैं। तो जैसा कि आप साइड में दे सकते हो, साइड की फेस में क्रैक ना आए उसके लिए भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वो 60 एट 300 सेंटर टू सेंटर मैंने इसमें दिखाई हुई है जो कुछ सी शेप में होगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वाटर टैंक की ड्राइंग्स होती है, इसका सेक्शन है ये। और कुछ टिपिकल डिटेल्स भी हमें वाटर टैंक में प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि मेन हॉल का डिटेल्स हो गया, दूसरा कटआउट के सराउंडिंग जो रेनफोर्समेंट होगा उसकी डिटेल्स क्या होगी, ये सब डिटेल्स आपको SP34 में देखने को मिल जाएगी। प्लान, अगर कॉर्नर में रेनफोर्समेंट है तो कॉर्नर रेनफोर्समेंट क्या होगा प्लान वाइज, उसकी डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करनी होती है। कॉर्नर रेनफोर्समेंट कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे जैसा आपको इसका शेप दिख रहा है इस प्रकार से आपको कॉर्नर में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली ये क्या होता है, जब आपकी इस डायरेक्शन जो वॉल है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल का जो मोमेंट जंक्शन पर आता है वो नियर अबाउट 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसका हमको एक्स्ट्रा में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। वो ये है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, वो आपका जो मोमेंट का जो सम होता है इस डायरेक्शन की जो शॉर्ट वॉल की जो मोमेंट है और लॉन्ग वॉल की जो मोमेंट है, इन दोनों का जो समेशन होना चाहिए जॉइंट पे वो 0 होना चाहिए। पर अगर उससे ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो यह हमारा कॉर्नर रेनफोर्समेंट हो गया। रंग्स की डिटेल्स हमें देनी होती है, फिलेट डिटेल्स देनी होती है, फिक्सर्स पाइप को फिक्स करने की डिटेल्स देनी होती है, कोल टाइप वेंटिलेटर्स की डिटेल्स देनी होती है, और एक सम्स की डिटेल्स, संक्शन पाइप जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका बेस स्लैब की थिकनेस वेरी करेगी, यानी डाउनवर्ड एक खाँचा बनेगा तो उस जगह पे ठीक आपका जो टिपिकल डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो कुछ इस प्रकार से डिटेलिंग की जाती है आरसीसी वाटर टैंक की। इसकी भी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कुछ लास्ट में कमेंट्स भी रिसीव हुए थे जिसका मैं रिप्लाई इस वीडियो में देता हूँ। तो जैसा कि एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था बेच प्रेशर का, कि बेच प्रेशर पर एक
एक्स्ट्रा और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आई थिंक बेस प्रेशर पे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया हुआ है। ऑलरेडी हमने वीडियो 4 में उसे कवर किया था, बट उस कमेंट्स के कारण मैं इस वीडियो में अगेन बेस प्रेशर पर एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से बेस प्रेशर कैलकुलेट होता है। जो दूसरी कमेंट्स थी वो थी कि अगर फॉर एग्जांपल 20/10 मीटर की वाटर टैंक है तो उसमें हमें बेस स्लैब की थिकनेस कितनी लेनी हो। तो जैसा कि मैंने आगे बताया कि बेस स्लैब की थिकनेस हमेशा डिपेंड करेगी आपकी अपलिफ्ट वाटर प्रेशर पे। अगर आपकी डेप्थ ऑफ वाटर टैंक ज़्यादा है तो और ग्राउंड वाटर टेबल नेचुरल ग्राउंड लेवल पे है तो उस टाइम पे आपका अपवर्ड फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में आपकी टैंक अपलिफ्ट हो रही है या नहीं उसे चेक करो। अगर आपकी टैंक अपलिफ्ट हो रही है तो उस केस में आपको आपकी बेस स्लैब की थिकनेस बढ़ानी होगी। आप बेस स्लैब की थिकनेस स्टार्ट कर सकते हो नॉमिनल जो कि उसकी मिनिमम थिकनेस है 200 mm से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिज़ाइंस को रिवाइज कर बार बार कर सकते हो। जनरली मैंने 450 इसीलिए कंसिडर की थी क्योंकि जो हमारा अपलिफ्ट चेक है वो पास हो जाए। हालांकि 450 कंसिडर करने पर भी जो हमारी टैंक है अगर वो ग्राउंड वाटर टेबल 1 मीटर आता है तो वो अपलिफ्ट में क्रिटिकल हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो हमारी इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो था। अभी ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होगी। इसके अलावा भी इसके कुछ पार्ट्स जैसे कि क्रैक विड्थ कैलकुलेशन का हो गया और डायनामिक फोर्सेस का कैलकुलेशन हो गया, अर्थक्वेक फोर्सेस का कैलकुलेशन हो गया, उसके भी कुछ पार्ट्स बनेंगे आगे आने वाले कुछ समय में जो कि इस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन के पार्ट के तौर पे होंगे, बट इस सीरीज़ के पार्ट में नहीं होंगे। उस वीडियोस में जो प्रॉब्लम्स होगी वो इस टैंक्स के अकॉर्डिंगली होगी, बट इस सीरीज़ का पार्ट नहीं होगा। आप उसकी डिटेल्स भी हमारी वेबसाइट पर से ले सकते हैं कि कौन सी वीडियो किस टाइम पर आने वाली है। जैसा कि हमारी वेबसाइट उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो अपकमिंग वीडियो है वो किस किस डेट पर शेड्यूल है तो और किस किस टॉपिक पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो क्रैक विड्थ कैलकुलेशन की अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सीधा नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख को आने वाली है। तो अगर आप चाहो तो उसे वेट कर सकते हो। वहीं आप अपनी जो क्वेरीज है वो हम तक सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर दिए हुए QR कोड्स को स्कैन करके आप अपनी क्वेरी हम तक सबमिट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे उसके नोटिफिकेशन। और कुछ कम क्वेरी हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।